क्वेश्चन लिखें, लीज टर्म हमारे पास है 4 years, लीज रेंटल paid rupees 4 million at the end of each year. फिर implicit rate of interest is 10%, but not informed to lessee. Incremental borrowing rate is 12%. अब क्वेश्चन के अंदर दोनों अगर रेट गिवन हो और अगर इम्प्लीसिट रेट ना बताया हो लेसी को कि लेसर ने कौन सा रेट चार्ज किया, तो फिर लेसी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लेगा। अगर दोनों रेट बताए हो, साइलेंट हो, कुछ भी ना पता हो, तो फिर तो इम्प्लीसिट रेट ही लेना है। और अगर वो कहे कि इम्प्लीसिट रेट नहीं बताया हुआ, तो फिर कौन सा रेट लेना है? इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। ठीक है, अगर लेसर ने लेसी को ये नहीं बताया कि मैं किस तरह से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं, कौन सा रेट चार्ज कर रहा हूं आपको, सिर्फ ये बता दे कि मैं आपने मुझे इतनी इंस्टॉलमेंट देनी है, ठीक है, तो फिर हम जो लेसी होगा वो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको तो रेट पता ही नहीं है कि कौन सा रेट है। अगर बताया हो तो इम्प्लीसिट रेट लेगा, अगर लेसर ने लेसी को नहीं बताया तो फिर निशा कौन सा रेट लेना है? इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। बस ये रेट के मामले में ये दो ही बातें हैं, ठीक है, कि अगर लेसर ने लेसी को इन्फॉर्म किया है तो फिर इम्प्लीसिट रेट लेना है, अगर साइलेंट है फिर भी इम्प्लीसिट रेट लेना है। बट अगर नहीं बताया हुआ, दोनों में से बताया ही एक रेट हो, फिर जो बताया वही ले लेंगे। ठीक होगी बात? एक ये चीज इसमें है। परचेज ऑप्शन रुपीज 8 million and lessee will avail this option. Useful life is 5 years. यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 years. हाँ जी, क्वेश्चन पहले कंप्लीट करें अपना ये। हम इसकी जनरल एंट्रीज भी पास करते हैं, हम इसका एक्सट्रैक्ट भी बनाते हैं। ये कल वाला ही सवाल है, सिर्फ थोड़ा सा एक परचेज ऑप्शन ऐड किया हमने। अच्छा, इंक्रीमेंट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी लिख लो और इंसेंटिव भी लिख लो। इनिशियल
direct cost is rupees 3 million. Incentive against direct cost is rupees 1 million. ये है हमारा टोटल क्वेश्चन जिसमें हमने इसका सब कुछ करना है। लीज टर्म 4 साल है, लीज रेंटल हम पे कर रहे हैं 4 मिलियन एट द एंड ऑफ ईच ईयर, इम्प्लीसिट रेट 10% है और इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 12% है। इसके बारे में हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर दोनों रेट गिवन है और अगर लेसी को रेट नहीं पता तो फिर बोरोइंग रेट लेगा, उसको पता है तो फिर इम्प्लीसिट रेट लेगा। बट अगर दोनों में से गिवन ही एक रेट है, फिर जो रेट गिवन है वो ही लेगा। परचेज ऑप्शन वो अवेल कर रहा है 8 मिलियन की, तो ये इसका ताल्लुक इसके साथ होगा कि आप डेप्रिसिएशन के लिए अब लीज टर्म लेंगे या यूजफुल लाइफ लेंगे? यूजफुल लाइफ। अब हमने लोअर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ नहीं लेना। फिर उसके बाद हमारे पास है यूजफुल लाइफ, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 3 मिलियन है, तो जितना इंसेंटिव गिवन होगा वो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में से माइनस करके लेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट सोल्यूशन इसका। तो सबसे पहले, अच्छा पेपर में हम तो फुल फ्लेज कर रहे हैं ना, पेपर में जो पूछेगा बस उसकी कैलकुलेशन और वर्किंग करनी है, जिसका जिसके साथ ताल्लुक होगा। जो चीज नहीं पूछेगा उसकी वर्किंग हमने नहीं करनी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर सबसे पहले हम देखते हैं लायबिलिटी और राइट ऑफ यूज एसेट की कैलकुलेशन करते हैं। लायबिलिटी में क्या आता है? जो कुछ पैसा लेसर ने लेसी को पे कर, जो कुछ पैसा लेसर ने लेसी को पे कर। ठीक होगी बात? चलिए देखते हैं कौन कौन सा पैसा पे करना है। सबसे पहले रेंटल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल, या इंस्टॉलमेंट। 4 मिलियन देने हर साल और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस m ओवर आई। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 4 इंटू 1 माइनस 1 प्लस रेट कौन सा इस्तेमाल करेंगे? 12% या 10%? 12%। 0.1 की पावर माइनस 4 ओवर 0.12। यहां पर 5 साल नहीं लेंगे, वो जो यूजफुल लाइफ लेनी है वो डेप्रिसिएशन के लिए लेनी है। बाकी जो लीज टर्म्स के लिए बातें हैं वो सारी लीज वाली होंगी। कितना? 12.1। और लेसी ने लेसर को क्या पे कर रहे हैं जी? परचेज ऑप्शन, परचेज ऑप्शन। चार साल की लीज टर्म है, तो जितने साल की लीज टर्म है जितनी किस्तें पे करनी उतनी पावर आ जाएगी। हाँ जी, परचेज ऑप्शन के फार्मूला क्या लगेगा? S ओवर 1 प्लस आई की पावर n या S इंटू 1 प्लस आई की पावर माइनस n। अब परचेज ऑप्शन में ये फार्मूले नहीं लिखने पेपर में, आपने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। फार्मूले तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए। हाँ जी, कितनी परचेज ऑप्शन है? 8 मिलियन इंटू 1 प्लस 0.12 की पावर माइनस 4। कितना? 5.08। इतने पैसे लेसी ने लेसर को दे। जो लेसी ने लेसर को देने हैं वो आती है लीज लायबिलिटी। वो क्या आती है? लीज लायबिलिटी। तो कितना आ गया लीज लायबिलिटी? 17.double। फिर उसके बाद आ जाएगा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, आप इंसेंटिव नेट करके लिख दिया करें।
इंसेंटिव नेट करके देख दिया करें। इंसेंटिव कितनी इनिशियल डायरेक्टर 3 मिलियन। और कोई चीज ऐसी, अब क्या देखना है हमने, लेसी को टोटल कितने खर्चे आ रहे हैं, लेसर को पे करना है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, इंसेंटिव मिला, बस। जो जो पेमेंट लेसी की हो रही होंगी वो सारी राइट ऑफ यूज एसेट में आए, जो डायरेक्टली कनेक्टेड विद लीज एग्रीमेंट। तो राइट ऑफ यूज एसेट कितना आ गया, 19 ये हमारी वर्किंग, एक वर्किंग। दूसरी वर्किंग क्या चीज होती है, टेबल चाहिए होता है। तीसरी वर्किंग होती है वो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की, बस। टोटल लेसी की यही वर्किंग है। हाँ, कभी वो एडवांस में पेमेंट करेगा, कभी वो साल में 2-4 पेमेंट कर देगा, कभी वो पहले 2 साल पेमेंट नहीं करेगा, तीसरे साल से पेमेंट करेगा, ये प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वर्किंग यही होगी अल्टीमेट। राइट ऑफ यूज एसेट, लीज पेमेंट, लेसी की यही वर्किंग है। लेसर में थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, लेसी की यही वर्किंग है। चले जी, बिस्मिल्लाह करें, फिर टेबल बना ले फिर, क्योंकि प्रोविजन डिसमेंटलिंग कॉस्ट तो है ही नहीं। टेबल साथ बना लेते हैं, फिर एक ही दफा सारा काम करना शुरू कर देते हैं। डेट, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, क्लोजिंग या रिमेनिंग बैलेंस। हाँ जी, इसके 2 तरीके होते हैं। पहली पेमेंट से डेट लेना शुरू कर दें, जब पहली पेमेंट की है ना उस दिन से डेट लेना शुरू कर दें, या जिस दिन एग्रीमेंट हो गया कमेंसमेंट डेट है उस दिन की डेट लिख लेना, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो हमने तो अभी डेट लिखी नहीं है, तो हम लिखेंगे ईयर 1। कितना बैलेंस आएगा, 19.22 या 17.22? 17.22। इसका मतलब क्या है भला, हमने 17.22 किसी का पे करना है, जिसमें हमने पहली किस्त कितनी पे कर दी, 4 मिलियन। इंटरेस्ट कितना पे किया होगा हमने, 17 जितना उधार लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट पे होगा। तो उधार बताओ कितना लिया, 17.22, उसका इंटरेस्ट लो जरा, मल्टीप्लाइड बाय 12%, 2.4 मिलियन टोटल पे किया है, जिसमें से 2.06 इंटरेस्ट पे किया है, तो बाकी सारा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 94। तो 17.22 में से 1.94 माइनस कर 15.29। उसके बाद ईयर 2 हमारे पास बैलेंस रह गया 15.29। पेमेंट हमने की 4 मिलियन, और 15.29 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा 1.8, 2.17। तो 15 में से 2.17 माइनस कर दिया, 13.1 ईयर 3। ईयर 3 में हमने पेमेंट, हमारा बैलेंस है 13.12। पेमेंट कितनी की, 4 मिलियन की, और इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1.5, 2.43, 10.6 ईयर 4। बैलेंस कितना रह गया, पेमेंट कितनी करनी है, 4 या 12?
4 या 12? परचेज ऑप्शन भी तो अवेल करनी है, परचेज ऑप्शन भी तो अवेल करनी है एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। बस डेट का क्या रखना है, चौथा साल का एंड है ना, ये स्टार्ट है उसका, चौथे साल का एंड है, तो चौथे साल के एंड पे हमने 4 मिलियन तो देना है, उसका किस्त का पूरा देना है, और 8 मिलियन हमने चौथे साल के बाद उसको पे करके एसेट भी तो ले लेना है। ठीक होगी बात? तो एसेट जब हम ले लेंगे तो 10.69 का इंटरेस्ट कितना बनता है? 1.28। प्रिंसिपल कितना बनेगा? 10.69 ही बनेगा। ये जो राउंड ऑफ का फर्क आ रहा है बस, ये ना जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट में चार्ज कर दिया करो, जो डिफरेंस है वो किसी न किसी अमाउंट के अंदर चार्ज कर दिया करो। क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना आ जाएगा? नील। अच्छा, इसके पीछे मैं आपको अभी एट द एंड ऑफ द ईयर पेमेंट करवा रहा हूँ, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर पेमेंट करेंगे ना तो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज आएगी, थोड़ी सी। जैसे उसमें 12 मिलियन ना लिखेंगे, क्योंकि 4 मिलियन साल के शुरू में पे करते और 8 मिलियन तो साल के एंड पे जाना था। जब परचेज ऑप्शन लेंगे, एसेट हम लेंगे तो वो तो साल के एंड पे लेंगे, और अगर हम हर इंस्टॉलमेंट साल के शुरू में पे कर रहे हैं तो पेमेंट साल के शुरू में आ जाएगी, परचेज ऑप्शन साल के एंड पे आएगी। लेकिन वो जब उस सवाल पे जाएंगे, फिर अभी हम साल के एंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हो गया जी, टेबल भी कंप्लीट हो गया। अब ऐसा भी कर सकते हो कि 4 मिलियन लिखकर एंड पे एज इट इज वही वैल्यू लिखकर उसी साल में हमने परचेज ऑप्शन अवेल कर देते हैं। अब अपनी एंट्रीज पे आ जाओ। अब एंट्रीज पास करो, एक्सट्रैक्ट बनाओ, जो कुछ करो इसी वर्किंग में ही होगा। ईयर 1 की पहली एंट्री, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, $19.22। पहला तो उसी वक्त तो पैसा खर्चा हुआ आपका बैंक क्रेडिट, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट वाला, इतनी अमाउंट से बना नेट करके लिख दें 2 मिलियन। फिर लीज लायबिलिटी 17.22। ओके हो गया, पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब ईयर एंड पे जाएंगे। ईयर एंड पे एक तो एंट्री पास करेंगे हम, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इस तरह से 19.22 डिवाइडेड बाय 5 कितना? 3.8। 3.8 ईयर 1 के एंड पे। फिर उसके बाद कौन सी एंट्री आएगी? डिसमेंटलिंग कॉस्ट तो है ही नहीं, तो फाइनेंस कॉस्ट जो लीज, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल या लीज लायबिलिटी क्रेडिट। टेबल से लिखेंगे कितना? 2.06, 2.06। और फिर पेमेंट भी कर दें, लीज लायबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट 4 मिलियन। ये हमारा पहला साल कंप्लीट हो। अब आ जाते हैं ईयर 2 पे। ईयर 2 पे, ईयर 2 में क्या क्या आना है? सबसे पहले डेप्रिसिएशन, इस डेप्रिसिएशन को एंड पे भी लिख सकते हो आप, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितनी अमाउंट बोला? 3.8 टू 3.8। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट
फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट कितने से 1.83 1. ये तो टेबल से कॉपी पेस्ट करना है आप। उसके बाद लीज लायबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट 4 में। ये हमारा हो गया दूसरा सा। तीसरे साल की भी एंट्रीज यही होंगी, बस अमाउंट चेंज होगी। डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितनी अमाउंट से 2.83 3.8 3.8। और फिर फाइनेंस कॉस्ट की, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट कितने से 1.5। और पेमेंट कर देते हैं लीज लायबिलिटी डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब या तो पहले साल की एंट्रीज में मसला होता है या आखिरी साल की एंट्रीज में मसला होता है, बाकी एंट्रीज सेम होती है, क्योंकि आखिरी साल एग्जीक्यूशन का होता है और शुरू वाला साल एक्विजिशन का होता है। दरमियान वाला तो रूटीन का ऑपरेशन का होता है, वो सेम एंट्रीज आती है। ईयर 4 क्या डेप्रिसिएशन आएगी चौथे साल? बिल्कुल आएगी, डेप्रिसिएशन तो आना ही आना है। तो डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितनी अमाउंट से 3.8 3. डेप्रिसिएशन आ गई। फिर फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट कितने से 1.28 1. फिर लीज लायबिलिटी डेबिट, बैंक क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट। अच्छा, इसमें अब लीज लायबिलिटी भी डेबिट होगी, अब हमारा पीपीई भी डेबिट हो जाएगा और राइट ऑफ यूज एसेट क्रेडिट भी हो जाए। या पहले आप ऐसा करें, लीज लायबिलिटी डेबिट कर दें कितने से, चौथा साल है 4 से कर दें, बाकी उसके साथ कर देना राइट ऑफ यूज के साथ, क्योंकि पेमेंट तो हम कर ही रहे हैं। या सारा 12 यहां से लेकर वहां पर पूरा फिर राइट ऑफ यूज को डेबिट करके उसको क्रेडिट कर दें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, लीज लायबिलिटी 12 से लिख दें, बैंक भी 12 से कर। अब एक और एंट्री पास होगी, पीपीई डेबिट, राइट ऑफ यूज क्रेडिट कितनी अमाउंट से, कितनी अमाउंट से, जितने पैसे पे कर रहे हैं 8 मिलियन 19.22। पीपीई डेबिट 19.22 से भी हो सकता है अगर हम डेप्रिसिएशन पिछली 7 से चार्ज करें, वरना जितनी वैल्यू हम पे कर रहे हैं उसी वैल्यू पे है, जितनी वैल्यू हम, इसकी ना नंबर ऑफ ऑप्शनल एंट्रीज हैं, सारी बता देता हूं और फिर हम जो इस्तेमाल किया करेंगे वो फिर पक्की करेंगे। एक एंट्री पहले ये होगी कि पीपीई डेबिट कर दोगे जितने पैसे दे रहे हो और राइट ऑफ यूज क्रेडिट कर दोगे
राइट ऑफ यूज एसेट कितने से क्रेडिट होगा? 19.22 से। जो बाकी डिफरेंस आएगा वो किधर जाएगा भला? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगी। और उसकी क्या हुआ? मैं वही कह रहा हूं, सारी बातें करने लगे। ये 3-4 ऑप्शनल एंट्रीज हैं आपकी। आप एक सिर्फ राइट ऑफ यूज की एंट्री पास कर सकते हैं, पीपीई टू बैंक कर सकते हैं, कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं। ये सारी एंट्रीज जब कंबाइन होती है ना तो नेट ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो अभी क्योंकि आज कम लोग आए तो कल जो हमने एंट्रीज इस्तेमाल किया करनी है वो फिर एक फिक्स एंट्री कर देंगे कि हम ये एंट्री पास किया करेंगे, बाकी ऑप्शनल हो जाए। ठीक है, तो ये कितना डिफरेंस आ जाएगा? ये राउंड ऑफ का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, फर्क आएगा राउंड ऑफ का। ठीक है, या आप इसकी एंट्री पीपीई टू बैंक भी कर सकते हैं अगर ऊपर आपने बैंक के साथ नहीं की तो। अगर ऊपर यहां पर अगर आपने 4 मिलियन की है तो यहां पर फिर क्या आ जाएगा? 8 मिलियन, पीपीई डेबिट, बैंक क्रेडिट। ठीक है, एक और एंट्री भी है वो मैं साथ कल बताऊंगा। ये जो एंट्री है ये फिर लीज और लीज लायबिलिटी बैंक नहीं पास करेगी? नहीं, फिर अगर लीज लायबिलिटी टू बैंक होगी ना शुरू में यहां पर बस आखिरी एंट्री ये नहीं पास 4 मिलियन से होगी फिर, और 8 मिलियन से होगी पीपीई टू बैंक। अब फर्दर क्या होगा? अब अभी भी 1 साल तो बाकी है। अगर उसने लाइफ रिवाइज कर दी तो फिर आगे फर्दर पीपीई डेप्रिशिएट होगा फर्दर रिवाइज रिमेनिंग लाइफ के ऊपर। पीपी क्रेडिट फर्दर डेप्रिशिएट होगा अपनी रिमेनिंग लाइफ के ऊपर। लेकिन अगर वो पूछे तो, अगर नहीं वो नहीं पूछता तो हमने सिंपल लीज की एंट्री पास करनी है, पीपी की एंट्री फिर पास नहीं करनी। ये एक ऑप्शनल एंट्री होती है। अब आप आ जाएं इसके एक्सट्रैक्ट के ऊपर। लास्ट में वैसे एक्सट्रैक्ट उसने पूछ लिए हैं, हो सकता है वो एक्सट्रैक्ट इसके ना पूछे, किसी और के एक्सट्रैक्ट पूछ ले, इसके ना पूछे। तो इसके लिए तो फिर जो सबसे ज्यादा अब सवाल आने के चांसेस हैं वो जर्नल एंट्रीज है और डिस्क्लोजर है। डिस्क्लोजर इसके आसान से होते हैं और एक्सट्रैक्ट शायद वो पूछ भी सकता है, पता तो कोई नहीं उसका। तो एक्सट्रैक्ट होते आसान है। सबसे पहले एसओपीएल के एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। ईयर 4, ईयर 3, ईयर 2, ईयर 1, रुपीज एंड मिलियन। एक तो हर साल की डेप्रिसिएशन आ रही है जी, और एक हर साल की फाइनेंस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन तो हर साल एक जैसी है 3.82, और फाइनेंस कॉस्ट हर साल की चेंज है। पहले साल कितनी आई थी फाइनेंस कॉस्ट? वो टेबल से कॉपी करके लिख लो, जो टेबल गिवन है उसी से कॉपी करके लिख लो। कितना? 1.06, पहला कितना? 2.06, 1.83, 1.83, 1.5। 1.55। क्या कोई और एक्सपेंस है? किसी किस्म का और कोई एक्सपेंस? खत्म। SOFP। सबसे पहले हम लिखेंगे राइट ऑफ यूज एसेट। राइट ऑफ यूज एसेट, कॉस्ट लेस accumulated depreciation। डायरेक्ट बुक वैल्यू लिखते जाओ या अलग अलग करके लिख दो आपकी अपनी। और फिर पीपीई भी है, साल के एंड पे पीपी बन गया ना। उसके बाद लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी भी होगी, और करंट लायबिलिटी भी होगी। नॉन करंट लायबिलिटी भी होगी और
करंट लायबिलिटी भी हो। सबसे पहले हम चलते हैं ईयर 1, पहले राइट ऑफ यूज। अब देखिए पेपर में जितना मर्जी मुश्किल सवाल हो गया, अगर आप कहीं फंसोगे तो वो करंट और नॉन करंट को सेग्रीगेट करने में फंसो। बाकी सवाल आपका सारा इजी है, वो तब इजी है, इजीली हो भी जाता। बताएं सबसे पहले साल में आपके पास एसेट राइट ऑफ यूज कितना था? 19.22 और डेप्रिसिएशन कितनी थी? 3.8। बुक वैल्यू आ जाएगी। अगले साल 19.22 और 3.82 को ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 7.64। आंसर भी लिखना है यहाँ पे। उसके बाद फिर 19.22 और डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 3.82 और लिख देना, 11. उससे अगले साल ये नहीं आएगा क्योंकि चौथे साल के एंड पे राइट ऑफ यूज खत्म हो गया, वो पीपीई बन गया। जनरल एंट्रीज आएगी, उसकी डेप्रिसिएशन खत्म हो रही, राइट ऑफ यूज एसेट क्रेडिट हो जाएगा, 19.22 पूरी अमाउंट से खत्म हो जाएगा और वो किस में चला जाएगा? पीपीई के अंदर। लेकिन पीपीई में डेप्रिशिएट नहीं होगा तब, क्योंकि साल के एंड पे है ना जी, अब पांचवें साल पर डेप्रिशिएट होगा। तो जितने पैसे हम पे कर रहे होंगे ऑप्शन अवेल करने के लिए, उतने पैसों से हमारा पीपीई डेबिट हो जाए। अगर हमने खुद अवेल किया तो आखिरी साल राइट ऑफ यूज एसेट नहीं आता, भला क्यों? या वापस कर देते हैं या कन्वर्ट हो जाता है, या लेसर को वापस कर देते हैं या वो पीपीई में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है। टेक्निकल तो वैसे तो आप रट्टा लगा लेते हो माशाल्लाह, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये टेबल से इससे होता है सवाल। टेबल पे आए जरा, ये देखिए, ये आपका पहला साल है, ठीक है। पहले साल के एंड पे ये क्या चीज है? ये आपकी लायबिलिटी है टोटल, जिसमें ये आपकी करंट लायबिलिटी है और ये फिर बाद में बच गई नॉन करंट लायबिलिटी। ये तीन वैल्यूज हैं, लेकिन ये सिर्फ ईयर एंड पे ऐसा शशका है, जब ईयर का स्टार्ट है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपकी ईयर एंड पे लायबिलिटी कितनी है? 15.29। जो अगले साल पे करना है, जो अगले साल पे करना है वो, अच्छा आप ये कहेंगे सर अगले साल तो हम 4 मिलियन पे कर रहे हैं, ये दिमाग में बात आती है? इसके अंदर इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट तो अभी अक्कर ही नहीं हुआ। इंटरेस्ट जैसे जैसे अक्कर होगा वैसे वैसे लायबिलिटी बनेगी। लायबिलिटी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होगी। हाँ, अगर इंटरेस्ट अक्कर हो चुका है लेकिन पे नहीं किया तो फिर वो भी लायबिलिटी बनेगी। बस आगे टेक्निकल बातें सिर्फ दो ही हैं, अब याद कर लो या समझ लो। अब पैसे बताओ, 15.29 मिलियन हमने पे करना है। अगले 12 महीनों में जो हमारी लायबिलिटी, वैसे तो टोटल 4 मिलियन पे करना है, लेकिन 4 मिलियन में इंटरेस्ट अभी अक्कर नहीं हुआ। लोन तो अक्कर हो चुका है, एसेट तो हम ले चुके हैं। तो फिर अगले साल की जो मेरी लायबिलिटी बनेगी, ये करंट लायबिलिटी, ये नॉन करंट लायबिलिटी और ये टोटल लायबिलिटी। बात समझ रहे हो ना? और ये सिर्फ ईयर एंड पे एनुअल में होता है ऐसा डायरेक्ट। अगर सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट आ जाएंगी थोड़ा सा चेंज होगा, साल के शुरू में पेमेंट आ गई थोड़ा सा चेंज होगा। बस बातें सिर्फ तीन है, तीन तरह का टेबल है, साल का एंड, साल का स्टार्ट और दरमियान में एक से ज्यादा पेमेंट्स। तीन तरह के टेबल सीखने हैं पूरे लीज के अंदर, इसके अलावा और कोई कहानी है ही नहीं। फिर इस टेबल को इस्तेमाल करने का तरीका, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी में कितना आएगा? टोटल लायबिलिटी है 15.29, जिसमें से करंट लायबिलिटी है 2.17, तो फिर बाकी कितनी बच गई? 13 अगर आप इसको नहीं भी देखते इन दोनों का डिफरेंस देख लो। चैलेंज, तो फिर हम लिखते हैं, ये टेबल आप अपने सामने रखना। पहले साल के एंड पे नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 13.12 और करंट लायबिलिटी कितनी है? 2.17।
इसे बोलेंगे लीज लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी। अगले साल है, अगले साल फिर क्या होगा? 13.12 टोटल लायबिलिटी। 13.12 टेबल आपने देखना है अपना, 13.12 टोटल लायबिलिटी। तो जो अगले साल की प्रिंसिपल अमाउंट है वो करंट लायबिलिटी कितनी? 2.4, और बाकी फिर नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 10.6। उससे अगले साल 10.69 टोटल लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कितनी होगी? 10 और नॉन करंट लायबिलिटी क्यों भला? क्योंकि अगले साल तो सारे पैसे पे कर देने, अगले चौथे साल सारे पैसे पे कर देने। चौथे साल आपकी क्या लायबिलिटी होगी? कोई लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि सारी लायबिलिटी तो आपने पे कर दी है। तो ये हमारे एक्सट्रैक्ट है। ठीक होगी बात? चलें जी, जरा बुक पे आ जाएं अभी, ताकि बुक से भी थोड़ा सा काम साथ साथ कुछ एग्जांपल्स होती जाएं, बंदे को कॉन्फिडेंस आता है। वैसे तो मैसेज आपको आ नहीं गया था कि आना है क्लास में? क्वेश्चन नंबर 17 होगा शायद। 17 देखें जरा। लीज पीरियड फॉर 4 years, 1116 with annual rent of 4 million. The lease is required to pay all repair, maintenance, other interest implicit to 15%. Estimated useful life span to the machine of 4 years. Prepare schedule of allocation finance charge और extract बनाने आपने। एक तो ये कर लेना होमवर्क के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 17, एग्जांपल नंबर 17, और ये मेरे ख्याल में 18 साल के शुरू वाला है, साल के शुरू वाला फिर कल करेंगे। इंस्टॉलमेंट वो पेड एनुअली इन एडवांस कर रहा है। ट्राई करना चाहते हो तो कर लो ये भी, हैं? चलो 17, लेकिन क्वेश्चन तो होंगे 16। ये शॉर्ट टर्म लीज है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन ट्राई करना है, इसका भी आपने कंप्लीट काम करना है, लेकिन ये भी एडवांस वाला है, इसको भी रहने। साल के एंड वाला एक ही सवाल है। सेवनटीन 18 make the payment on 1st April each year. 20 Progress Limited compute the capital portion of the annual payment.
cash price. $21 advance. पहले एक ही सवाल है, बस वही करके आना। फिर जब मैं आपको एक सवाल शेयर कर दूंगा, एक ही बहुत है, फिर कल एडवांस करेंगे तो फिर ये सारे सवाल हो गए। आगे संडे की छुट्टी भी आ जाएगी।